हेलो गाइस, वेलकम। तो ये पॉलिटिक्स का दूसरा क्लास है। तो हमने लास्ट क्लास में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया का वो कंप्लीट किया था। उसके साथ साथ जो उसकी मेजर कमिटीज़ थी, माइनर कमिटीज़ थी, वो सब हमने कंप्लीट किया। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम एक्चुअली प्रीलिम्स और मेंस दोनों का स्टार्ट करेंगे। तो कुछ टॉपिक प्रीलिम्स में है, कुछ टॉपिक मेंस में है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा पॉलिटिक्स को ही कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके फीचर्स पढ़ेंगे हम। कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट, जिसका मतलब है टू एस्टेब्लिश और टू सेटअप। एस्टेब्लिश करना, एक सेटअप करना, एक लॉ, उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन, एक लैटिन वर्ड। इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री दैट ऑर्गेनाइज द गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूट पावर अमॉन्ग्स इट ऑर्गन्स, डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट्स को, ड्यूटीज़ को। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसके क्या फंक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के। एक फंडामेंटल लॉ होता है किसी कंट्री का, जो गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करता है और जो पावर्स हैं गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, और एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, और राइट्स जो है सिटीजन्स के राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट करना। ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अलग नाम भी हैं, जैसे फंडामेंटल लॉ बोलते हैं उसको, सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट, बेसिक लॉ ऑफ कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ स्टेट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी और ग्राउंड नॉर्म, जिनको बेसिक नॉर्म बोलते हैं। ये तो कुछ जनरल नॉलेज है। इसके बाद इसके डेफिनेशंस, डिफरेंट पॉलिटिशियंस ने, डिफरेंट पॉलिटिक्स जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। तो गिलक्रिस्ट बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी ऑफ रूल्स जो डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर्स। ये तो बोलते हैं गिलक्रिस्ट। उसके बाद आते हैं गटेल। गटेल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं फॉर्म ऑफ स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोवरेन पावर्स, गवर्नमेंट पीपल के रिलेशनशिप को। और केसी वीर है, इनका नाम केसी वीर है। केसी वीरे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द एंटायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द रूल्स जो रेगुलेट करते हैं उस सिस्टम को। कभी कभी मेंस में पूछ लिया जाता था, पहले तो 2 नंबर के मार्क्स आते थे, उनमें डेफिनेशन पूछ सकते थे, आजकल तो बंद हो गया, तो ये कम चांसेज है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। दूसरा डेफिनेशन है वेड एंड फिलिप्स। उनके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगली सुप्रीम डॉक्यूमेंट दैट ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, डिफाइंस फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स और स्टेट्स गवर्निंग प्रिंसिपल। तो ये कुछ उसकी डेफिनेशंस है। उसके अलावा एलियट बल्मर ने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस बताएं। उनमें क्या है, डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, डिफाइंस द नेचर एंड ऑथोरिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एंड वैल्यू ऑफ नेशन, डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, एस्टेब्लिश and regulate political institutions, divide या share power among different level of governments, जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं हम, डिफाइन करता है रिलीजियस आइडेंटिटी स्टेट की और स्टेट रिलीजन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करता है, कमिट्स करता है स्टेट टू सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स को लेकर स्टेट को बाउंड करता है कि ये सब आपको अचीव करने हैं। एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में देखिए। ब्रेविटी मतलब कंसाइज होना चाहिए, क्लैरिटी सिंपल लैंग्वेज में बना होना चाहिए, डिफाइटनेस अनएम्बिगस टाइप का होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव जिसमें सारे एसेंशियल प्रोविजंस है वो कवर होने चाहिए, सूटेबिलिटी जो नेशनल कंडीशंस है, नेशनल इंटरेस्ट है उनके अकॉर्डिंग बना होना चाहिए, स्टेबिलिटी जो कंटिन्यूशन हो, एडेप्टेबिलिटी जो इसमें चेंज करने के लिए वो एडजस्टेबल हो। तो एडेप्टेबिलिटी उससे देखते हैं हम जो अमेंडमेंट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आप देखे हुए तो आपको मिलेगा फिक्स्ड और रिजिडिटी वाला कंसेप्ट हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे नीचे। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, ये मेंस में पूछे जा सकते हैं। पहला आता है क्लासिफिकेशन इवोल्व्ड और इनेक्टेड। इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जो ओवर द टाइम डेवलप हुए हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं, उनको इवोल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इनेक्टेड जो है जिनको किसी असेंबली या पार्लियामेंट ने डेलिबरेटली फ्रेम करके बनाया है। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस्ड ऑन कन्वेंशन, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस,
जैसे जैसे टाइम पर कुछ डिसीजंस आएंगे उनको लॉ बना दिया गया, उनको कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया, वो तो है इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। इनेक्टेड में क्या है कि एक बार आपको एक डॉक्यूमेंट बना दिया किसी एम्बेसी ने, असेंबली ने या पार्लियामेंट ने, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जो रिटन फॉर्म है, और उसके मोर डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इवॉल्व का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो है यूके, और इनेक्टेड का यूएसए और इंडिया में। यूके में क्या है कि एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पे ओवर द टाइम जो लॉ बनते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनते हैं, जबकि इनेक्टेड में एक रिटन डॉक्यूमेंट है यूएसए और इंडिया जैसे एग्जांपल में, तो उनको लॉ, उनको देख के उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लॉ बनाए जाते हैं। दूसरा है रिटन और अनरिटन। जैसे कि आपने देखा रिटन जो है वो कॉडिफाइड होता है एक डॉक्यूमेंट या बुक में, अनरिटन होता है वो फुल्ली कॉडिफाइड नहीं होता है। रिटन को डेलिबरेटली फ्रेम करके बनाया पार्लियामेंट ने, और अनरिटन है वो इवॉल्व हुआ हिस्टोरिकली। तो इसके एग्जाम्पल रिटन के आप देखेंगे तो यूएसए, इंडिया, कनाडा, फ्रांस, जापान मिलेंगे। अनरिटन के यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आता है रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिनको अमेंडमेंट करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है। फ्लेक्सिबल जो होते हैं उनमें अमेंड आप ऑर्डिनरी लॉ की तरह उनको अमेंड कर सकते हो। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डिफर करते हैं ऑर्डिनरी लॉ से, मतलब कि ऑर्डिनरी लॉ को अमेंडमेंट करने का तरीका अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अमेंडमेंट करने का तरीका अलग है, ये रिजिडिटी में। जबकि फ्लेक्सिबल में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जैसे आप ऑर्डिनरी लॉ को अमेंड करते हो वैसे ही सेम पैटर्न से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी अमेंड कर सकते हो। जहाँ पे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनके एग्जांपल जैसे आप देखेंगे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। फ्लेक्सिबल के आप एग्जांपल देखेंगे यूके, न्यूजीलैंड। इंडिया में जो है वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों का। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक टाइप आता है फेडरल वर्सेस यूनिटरी। तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है, पावर्स नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइडेड होती है। जैसे सेंटर और स्टेट पे अब डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती है, उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे हमारा शेड्यूल 7 होता है, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग हमने स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बना के रखी है, तो वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पावर्स कंसंट्रेटेड होती है सेंट्रल लेवल पे या नेशनल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पावर्स दे के रखी होती है, तो वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन का एक एग्जाम्पल है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनल गवर्नमेंट्स होती है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। जैसे हमारे इंडिया में देखेंगे आप, इंडिया में एग्जाम्पल है, वहाँ पे स्टेट्स को सेपरेट पावर दे के रखी है। जैसे यूएसए का एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पे स्टेट्स को अलग पावर है, स्टेट्स का अलग कोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे क्या होता है, रीजनल गवर्नमेंट्स नेशनल गवर्नमेंट के अंडर ही एक्ट करती हैं। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्राज़ील, यहाँ पे आपको रिजिडिटी भी देखने को मिलती है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन यूके, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली। इंडिया में जो है वो फेडरल और यूनिटरी दोनों का मिक्स है, इसको इसलिए हम इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। फिर आता है प्रोसीजरल और प्रेस्क्रिप्टिव टाइप का। प्रोसीजरल वो है जो फोकस करता है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पर और गवर्नमेंट्स की पावर को लिमिट करता है, प्रोसीजर के थ्रू प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी एंड राइट्स को। जबकि प्रेस्पेक्टिव जो है वो उसमें सोशल गोल्स और वैल्यूज सेट होती है, उनको अचीव करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स। इसके बाद एक टर्म आती है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक डिफरेंट टर्म है। अ कंट्री मे हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बट लैक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एग्जाम्पल जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कोई कंट्री मान लीजिए डिक्टेटर, वहाँ पे कोई किसी कंट्री में डिक्टेटर है, भले ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी वहाँ पे हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है वो कंट्रोल करे, सिटीजन्स के हित में, सिटीजन्स के राइट्स है वो प्रोटेक्टेड हो और वो एक रूल ऑफ लॉ बना रहे। अपोज करता है आर्बिट्री एक्शंस को, डिस्पोटिक को, ऑथोरिटेरियन को और टोटलिटेरियन रूल्स को। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर जो है शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड रेस्ट्रिक्टेड। गवर्नमेंट मस्ट बी बाउंड बाय लॉज नॉट रूलर्स विशेज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की डेफिनेशन है। इसकी भी कुछ डेफिनेशन डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट दिया है। फ्रेडरिक्स के अकॉर्डिंग
इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑन गवर्नमेंट एक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है। रॉसिक के अकॉर्डिंग लिमिटेड गवर्नमेंट अपोजिट ऑफ आर्बिट्ररी रूल्स, वेरेक अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स नॉट रूलर्स डिजायर। बेमा क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट एग्जिस्ट व्हेन रूलर्स आर सब्जेक्टेड टू रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो ये कुछ डिफरेंट डेफिनेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स आप पूछेंगे, ये मेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पॉपुलर सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेज अवेलेबल हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनका रेस्पेक्ट हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स। सबसे पहला फीचर क्या, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फीचर लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्यों है, बिकॉज ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ओरिजिनल 1949 में एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स, इसके 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल हुआ करती थी। करंटली इसको एक्सपेंड करके 470 आर्टिकल्स हो गए, इसके 25 पार्ट बना दिए गए और 12 शेड्यूल्स हो गए। क्या क्या फैक्टर्स थे इसके वास्टनेस के, सबसे पहले जोग्राफिकल साइज हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा बड़ी है, डाइवर्सिटी है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा 1935 था जिससे हमने सबसे ज़्यादा प्रोविजंस लिए, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोविजन से इंक्लूड था। इसके बाद अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है बोथ सेंटर और स्टेट्स के लिए, तो उसकी वजह से भी लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहाँ पे लॉयर और पॉलिटिशियंस ही ज़्यादा थे, उनकी वजह से भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और ज़्यादा डिटेल में प्रोविजंस बताए गए हैं, उसकी वजह से लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। सेकेंड फीचर क्या है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इसका जो स्ट्रक्चरल पार्ट है लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओवर 250 प्रोविजंस लाइक द फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, ये सब कहाँ से लिए हमने, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वहाँ से उठाया। तो ये तो स्ट्रक्चरल पार्ट होगा जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर बनाया गया। उसके बाद आता है दूसरा फिलोसॉफिकल पार्ट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, DPSPs हैं वो इंस्पायर्ड है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो हमारा फिलोसॉफिकल पार्ट था, फंडामेंटल राइट्स और DPSPs, वो हमने अमेरिका और आयरलैंड से लिए हैं। तीसरा पोर्शन है पॉलिटिकल पार्ट। जो है पॉलिटिकल पार्ट, द कैबिनेट सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फीचर बन जाता है कि वो उसको वेरियस सोर्सेज से बनाया गया है। तीसरा फीचर है इसका ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है इसको अमेंडमेंट करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है इसको अमेंडेबल कर सकते हैं आप ऑर्डिनरी लॉज की तरह, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का ब्लेंड है, दोनों का मिक्स है। हमारे कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जहाँ पे हमें स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कुछ में नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंडमेंट हो जाता है। तो जो आर्टिकल 368 है वो 2 टाइप के अमेंडमेंट्स प्रोवाइड करता है, स्पेशल मेजोरिटी जिसमें 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट जो है उनकी वोटिंग, साथ में मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, जिसको हम इफेक्टिव मेजोरिटी बोलते हैं। तो उसके साथ वो दोनों मिलके स्पेशल मेजोरिटी बनाते हैं। उसके साथ साथ दूसरा जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है उसमें है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप देखेंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गया, और आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, राज्यसभा में स्टेट्स की सीट्स का एक टॉपिक हो गया आर्टिकल 249, और ऑल इंडिया सर्विसेज होगी आपकी। उसके अलावा शेड्यूल 7 में जो टॉपिक जो लिस्ट हैं उन ये सब आइटम्स को अमेंडमेंट करने के लिए वहाँ पे आपको स्टेट का रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ए सिंपल मेजोरिटी, दो दीज डू नॉट फॉल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 मेंशन करता है। तो ये तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ब्लेंड वर्जन है। फोर्थ जो फीचर है उसमें आता है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर का है, लेकिन वहाँ पे आपको यूनिटरी बायस देखने को मिलता है कुछ प्रोविजन से। जैसे कंटेंट स्टैंडर्ड फेडरल फीचर्स, इसमें 2 गवर्नमेंट्स हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाइकैमरलिज्म। इन सब फीचर्स को देख के आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर फेडरल सिस्टम है। येट इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, और जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज होगी, आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस, इनकी वजह से आपको मिलेगा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर यूनिटरी है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं, जो के.सी. वीरे बोलते थे, और ग्रेनविल ऑस्टिन इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। और हमारा जो आर्टिकल 1 है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिफ्थ जो फीचर है वो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे ये हमने कहाँ से रिसीव किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पे वेस्टमिनिस्टर जो मॉडल हुआ करता था उनका, वहाँ से हमने ये अडॉप्ट किया है। इसके फीचर्स क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है कि कुछ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपकी पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली के अगेंस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट फीचर है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, combines of British principle of parliament sovereignty with the American principle of judicial supremacy। ब्रिटिश प्रिंसिपल था पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जहाँ पे पार्लियामेंट सोवरन है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो खुद ही लॉ बना, विदाउट इंटरफेरेंस अपने लिए खुद लॉ बना सकती है, खुद रूल कर सकती है। उसको हमने अमेरिकन प्रिंसिपल जो था जुडिशियल सुप्रीमेसी, उसके साथ सिंथेसिस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उभेड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाया जुडिशियल रिव्यू, वाइल पार्लियामेंट कैन अमेंड मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाया कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो ये दोनों का ब्लेंड है। जैसे कि कोई पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकता है, उसके पास उसकी पावर है जुडिशियल रिव्यू की। तो ये तो हो गया जुडिशियल सुप्रीमेसी को शो करता है। जबकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। तो यहाँ से आपको इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी नज़र आती है। तो इन दोनों का सिंथेसिस है। नेक्स्ट जो फीचर है वो आता है इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है? एक सिंगल जुडिशरी है जहाँ पे यूनिफाइड पिरामिड सिस्टम है। ये सुप्रीम कोर्ट हो गया और डिफरेंट हाई कोर्ट्स हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, एक तरीके से जो हाई कोर्ट्स हैं वो अंडर सुप्रीम कोर्ट के काम करते हैं। तो वहाँ से पता लगता है ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यूनिफाइड पिरामिड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होता है, उसके साथ हाई कोर्ट्स एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके बाद इंडिपेंडेंट फीचर कैसे दिखेंगे? जो सिक्योरिटी है, जज के जो जजेज होते हैं उनका सिक्योरिटी ऑफ टीन्योर है वो, और उसके साथ फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं, उनका सैलरी अलाउंसेज है, वो सब लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्कशन ऑन जज कंडक्ट सेफगार्ड जुडिशियल फ्रीडम। जज के जो कंडक्ट हैं, जज के जो डिसीजंस हैं उनको चैलेंज नहीं किया जाता, इसकी वजह से उनका जो टीन्योर है वो सिक्योर रहता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी का फीचर शो करता है। तो इंडिया में दोनों का ब्लेंड है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स पोर्शन जो है, गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड लिमिट स्टेट टिरानी। गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का है वो सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टेट की जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है उससे उनको बचाया जा सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। दे आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मीन्स कोर्ट्स में वो एनफोर्सिबल है,
बट नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट मतलब कि वो उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं कि आपको फंडामेंटल राइट्स दे दिए तो हमेशा वो जस्टिसेबल है। उनमें किसी कंडीशंस के साथ में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं सबको नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड किया जा सकता है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है। नेक्स्ट जो फीचर आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 में है। इसका टर्म है नोबल फीचर ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका एम था एक वेलफेयर स्टेट बनाना जो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा। दे आर नॉट जस्टिसेबल, ये कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं है, जबकि ये कंट्री की जो गवर्नेंस है उसके लिए फंडामेंटल है। इनके बेस पे जो स्टेट है वो लॉ बनाता है सिटीजन्स के प्रोटेक्शन में, सिटीजन्स के हित में, तो ये उनके लिए एक फंडामेंटल है। नेक्स्ट फीचर है फंडामेंटल ड्यूटी, जो पार्ट 4 का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बाद में इसको 42nd अमेंडमेंट जब किया गया 1976 में, तब इनको ऐड किया गया। जो ऐड किया था वो रिकमेंडेशंस थी स्वर्ण सिंह कमेटी की। ये RS में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, RS प्रीलिम्स में स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में। जो 46 अमेंडमेंट हुआ था वो उसके बाद ऐड किया गया, और 86 अमेंडमेंट 2002 में एक ड्यूटी और ऐड की गई, जो टोटल मिलके बनता है 11। पहले 8 ऐड किए थे, बाद में 11 होगी। लाइक DPSPs दे आर नॉन जस्टिशिएबल, सॉरी 8 नहीं, 8 उन्होंने सजेस्ट की थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 सजेस्ट की थी, ऐड हमने 10 की और एक हमने 2002 में की। जैसे DPSPs नॉन जस्टिसेबल होते हैं कोर्ट्स में, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल। नेक्स्ट फीचर आता है सेकुलर स्टेट को लेकर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज ए ऑफिशियल स्टेट रिलीजन। हमारा जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है, इसलिए सेकुलर जो वर्ड है वो ऐड किया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसका मतलब क्या है? एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इसके मतलब क्या है कि इक्वल रिस्पेक्ट देना ऑल रिलीजन्स को और प्रोटेक्ट कर रहा ऑल रिलीजन्स इक्वली, अनलाइक द वेस्टर्न कंसेप्ट। जैसे कि वेस्ट में जो कंसेप्ट है सेकुलरिज्म का वो क्या है? इक्वल सेपरेशन या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन। स्टेट और चर्च के बीच में इक्वल सेपरेशन है, एक वैसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट है ऑल रिलीजन्स के लिए, और सभी का एक इक्वली प्रोटेक्शन है सभी रिलीजन्स के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट फीचर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल सिटीजनशिप को लेकर। जो वोटिंग एज है इंडिया में वो 21 से 18 साल किया गया 1989 में। ये आपको याद रखने, ये प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, तब आप मत बोलना कि मेरे को बताया नहीं, गलत करेंगे तो बाद में आपका जिम्मेदारी है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में क्या हुआ? इससे पहले वोटिंग 21 ईयर्स था, बाद में 18 ईयर्स कर दिया गया 1989 में। सिटीजनशिप जो है, जैसे USA में ड्यूअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे एक नेशनल सिटीजनशिप अलग है और स्टेट्स की सिटीजनशिप अलग है, वैसा यहाँ पे नहीं है। इंडिया के पास एक सिंगल सिटीजनशिप का ऑप्शन है जो प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन, ग्रांटिंग आइडेंटिकल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स। नेक्स्ट फीचर आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को लेकर। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बना के रखी है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, जैसे इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। नेक्स्ट फीचर आता है इमरजेंसी प्रोविजंस एंड 3 टियर गवर्नमेंट। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगती है ना आर्टिकल 352 के तहत, और स्टेट या प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 और 365।
356 जब लगता है, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो मैकेनिज्म है या मशीनरी है वो फेल हो गई है, तो उसके इंटरेस्ट में प्रेसिडेंट वहाँ पर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। प्रेसिडेंट रूल मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट इमरजेंसी कहीं मेंशन नहीं है, तो उसको आपको याद रखना है, उसी को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। और एक आर्टिकल 365 वो है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ डायरेक्शंस दे रही है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अगर वो डायरेक्शंस फॉलो नहीं होती है और गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट में प्रेसिडेंट को सबमिट करता है कि ये सब डायरेक्शंस फॉलो नहीं हो रही, जिनकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मशीनरी है वो फेल हो सकती है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तीसरी जो इमरजेंसी है फिनेंशियल इमरजेंसी, वो आर्टिकल 360 में मेंशन है। जब हमारा बीओपी क्राइसिस होता है उस टाइम पर ये लगाया जाता है। उसके बाद फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट का। जो हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, तब 3 टियर ऑफ लोकल गवर्नेंस का जो एक फ़ीचर था वो हमारा ऐड किया गया पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के लिए। तो ये तो हमने पढ़े जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स थे। अब इसके बाद इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, वो भी देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म आप देखेंगे तो ये सबसे पहले बोला जाता है कि अब बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको उधार मांगा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके जो क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि अब बैग ऑफ बोरोइंग्स या हॉच पॉच डॉक्यूमेंट है। अम्बेडकर ने इसके डिफेंस में क्या बोला, इसके डिफेंस में बोला कि जो फ्रेमर्स थे उन्होंने नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए हैं इंडियन कंडीशंस को लेकर और जो फॉल्ट्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो इसमें उन्होंने बोला कि देयर इज़ नो शेम इन बोरोइंग, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से 200 साल पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उन्होंने काफ़ी इससे एक्सपीरियंस ले चुके थे, काफ़ी इसमें अमेंडमेंट कर चुके थे। उसके बावजूद इंडिया में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इंडिया की जो कंडीशंस थी, इंडिया के जो रिक्वायरमेंट्स उनके अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट्स किए गए, तो इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म बोलते हैं, कार्बन कॉपी था 1935 एक्ट का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्ट था, तो ऐसा बोलते हैं कि उसका सेम कार्बन कॉपी था। तो क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया कि उससे लिए गए। तीसरा क्रिटिक्स बोलते हैं कि एक अन इंडियन और एंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, बिकॉज इसका जो टेस्ट था, इसकी जो लैंग्वेज थी, उसमें जो वेस्ट का कल्चर है, वेस्ट की जो लैंग्वेज है वो शो होती है। चौथा था अन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इसमें क्या हुआ, जो महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी विलेज पंचायत सेंट्रिक गवर्नेंस को लेकर, जो हमने 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट में ऐड किया, वो इनिशियली अडॉप्टेड नहीं था। फिफ्थ जो क्रिटिक्स है उस बोलते हैं कि एलिफेंटाइन साइज़ का, बहुत बल्कि साइज़ का है, बहुत डिटेल्ड में है, जो उस टाइम की जो इंडियन कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग, इसलिए इसको बल्कि साइज़ में बनाया गया। एक क्रिटिक्स बोलते हैं कि पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, बिकॉज उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर्स और पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, तो ऐसा बोलते हैं कि सारे लॉयर्स थे, इसलिए उन्होंने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बना दिया इसको, जो लीगल इनके लॉज थे। लेकिन इसका ऐसा कोई नहीं, बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई क्लास थी, सबसे ज़्यादा एलीट क्लास थी, वो लॉयर्स और पॉलिटिशियंस थे, इसकी वजह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट वाइज, उसके कौन कौन से पार्ट है, कितने आर्टिकल्स हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेज इट्स लीगल प्रोविजंस इनटू थीमेटिक ब्लॉक्स, जिसको हम पार्ट्स बोलते हैं। 1949 में इसके 22 पार्ट्स थे जब इनिशियली बना, अभी करंटली 25 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। इसमें क्या है, डिफाइन करता है स्टेचुरी टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ और एनी टेरिटरीज जो फ्यूचर में एक्वायर्ड की गई हो या की जा सकती हो। आर्टिकल 1 में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, जो सिग्नल देता है कि द फेडरेशन इज इंडिस्ट्रक्टिबल एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी एग्रीमेंट अमॉन्ग द, जैसे यूएस में क्या हुआ था, जब यूएस कंट्री बना तो वहाँ पे जो स्टेट्स थे, जो अमेरिकन वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंट में जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो लड़े थे एक साथ मिलकर, उन्होंने मिलकर एग्रीमेंट किया, एक कंट्री बनाया मिलकर। तो वैसा सिस्टम इंडिया में नहीं था। इंडिया ब्रिटिश टाइम से पहले भी एक कंट्री था, तो इसलिए इंडिया एक एग्रीमेंट के तहत नहीं बना। नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है वो उसमें सिटीजनशिप को लेकर प्रोविजंस है, जिसमें आपको आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ना पड़ेगा। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल्स को। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आपको दिखेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पार्ट 4 में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डिटेल्ड में है। इसको हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे पूरा। पार्ट 4A में जब आएंगे आप, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस में। ये 51 आर्टिकल 51A के अंडर है। अब पार्ट 5 और 6 जो है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेचर पोर्शन को, उसके जुडिशरी पोर्शन को, उसको कवर करती है। ये आर्टिकल है 52 से लेकर 237 तक, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स। इसके बाद पार्ट 9A 9B जो है वो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट को लेकर है, इसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में। पार्ट 9 आपको मिलेगा पंचायत को लेकर, जिसमें आर्टिकल 243 से 243O तक मिलेगा। पार्ट 9A में म्यूनसिपलिटीज़, जो आर्टिकल 243P से 243ZG तक। पार्ट 9B में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रोविज़न मिलेगा, जिसको आर्टिकल है 243ZH से लेकर 243ZT तक। तो ये डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के प्रोविज़न है। फिर आता है पार्ट 14 और 15, जिसमें स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क और इलेक्शन के बारे में मेंशन है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक आइटम में पढ़ेंगे हम। फिर एक पार्ट 18, पार्ट 20 में क्राइसिस मैनेजमेंट अडेप्टेबिलिटी। पार्ट 18 में आपको पता ही है कि इमरजेंसी प्रोविजंस है 350 से 360 तक का। पार्ट 20 में अमेंडमेंट का प्रोविजन है 368 आर्टिकल। इसके बाद ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिनको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 1 जो है वो नेम एंड स्टैच्यूटरी टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बताता है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में, या बाउंड्रीज अल्टर करना हो, एरियाज़ और किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम चेंज करना, तो आर्टिकल 3 के अंडर आता है। आर्टिकल 13 जो है वो डिक्लेयर करता है कोई अगर लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकन्सिस्टेंस में है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। आर्टिकल 14 आपको पता है कि गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे बस जस्ट समराइज कर रहे हैं। आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आर्टिकल 16 ये गारंटी प्रोवाइड करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी अबोलिशन को लेकर है। आर्टिकल 19 जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम्स को गारंटी देता है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21A में आता है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन्स को प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 30 जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ को लेकर, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। आर्टिकल 32 जो है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जहाँ पर रिट्स का प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट को पावर है रिट इश्यू करने का, ये रिट के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कुछ आर्टिकल समराइज थे, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक आर्टिकल, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। तो इसके बाद सब हम शेड्यूल्ड कवर कर लेते हैं, जो हमारे 12 शेड्यूल्ड हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 12 जो शेड्यूल्ड हैं, शेड्यूल्ड जो है, जो पहला शेड्यूल है जो आर्टिकल 1 से 4 तक को लिंक करता है, इसमें क्या है कि कंटेन्स द प्रिसाइज टेरिटोरियल नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स ऑफ यूनियन। स्टेट्स की बाउंड्रीज और उनके टेरिटोरियल नेम्स इसमें इंक्लूड है, और इसमें इंक्लूड है नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग विद देयर एग्जैक्ट जोग्राफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सटेंट। तो ये फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड है, स्टेट और यूटीज़ की टेरिटरी, उनकी बाउंड्रीज।
सेकंड जो शेड्यूल है वो लिंक्ड है सैलरी अलाउंसेज एंड जो अलाउंसेज हैं टॉप पोजीशंस के, जो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप पोस्ट हैं उनके लिए, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट के गवर्नर्स हो गए, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर हो गए, राज्यसभा का चेयरमैन, उनके डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, और स्टेट असेंबलीज़ के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो स्टेट की हैं उनके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज एंड वेरियस स्टेट हाई कोर्ट के जजेस, और उसके साथ साथ जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की जो सैलरी अलाउंसेज है वो सब इंक्लूड है सेकंड शेड्यूल्ड में। थर्ड शेड्यूल्ड में है ओथ और अफर्मेशन। जो ओथ लेते हैं यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, एज वेल एज जो कैंडिडेट जो पार्लियामेंट्री और स्टेट इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी थर्ड शेड्यूल के अंडर ओथ लेता है। साथ में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और स्टेट लेजिस्लेटर है जिसमें एमएलएज एमएलसीज हैं उनकी ओथ भी इसमें इंक्लूड है। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट की ओथ शेड्यूल थर्ड में मेंशन है, और कैग की भी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की भी ओथ इसमें मेंशन है। देन फोर्थ शेड्यूल जो लिंक्ड है आर्टिकल 4 से लेकर 80 तक। ये क्या करता है, ये बताता है राज्यसभा के अंदर स्टेट की जो कितनी सीट है लोकेटेड है उसके बारे में, हर स्टेट की और हर यूटी की, जिसको रिलेटिवली पॉपुलेशन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया था। फिर आता है आर्टिकल शेड्यूल फिफ्थ जो आर्टिकल 244 के साथ लिंक किया जाता है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोटेक्टिव रेगुलेशंस जो शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ में गवर्न करते हैं उसके बारे में, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। सिक्स शेड्यूल में क्या है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वाले गवर्नेंस एरियाज़ हैं उनके रिगार्डिंग ये शेड्यूल है। इसमें खाली 4 स्टेट आपको याद रखना है, ATM से आप याद रख सकते हैं, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और साथ में मिजोरम। सेवन्थ स्टेट जो आर्टिकल 246 के साथ लिंक्ड है वो डिवाइड करता है 3 लिस्ट फर्स्ट यूनियन लिस्ट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर है उन पे लॉ बनाने के लिए, थर्ड लिस्ट है कनकरेंट लिस्ट में दोनों का पावर है। तो जो यूनियन लिस्ट है उसमें 98 सब्जेक्ट हैं, पहले 97 हुआ करते थे, एक बाद में बढ़ा दिया गया। जैसे इसके कुछ एग्जांपल आप देखेंगे तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को ही राइट्स हैं उन पे लॉ बनाने के लिए उसका जुडिक्शन है। लिस्ट जो सेकंड है वो स्टेट लिस्ट, इसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 66 हुआ करती थी। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर से उनका जुडिक्शन आता है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एटसेट्रा। लिस्ट थर्ड जो है वो कनकरेंट, जिसमें दोनों को पावर है, दोनों बना सकती है लॉ। इसमें 52 सब्जेक्ट्स है करंटली, जो पहले 47 थी, जो 5 सब्जेक्ट हैं बाद में 42nd अमेंडमेंट से वो ऐड की गई। इसके बाद आता है 8th शेड्यूल, इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज़ किया है, जिसमें आपको देखने मिलेगी असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 22 लैंग्वेज है जो ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल के अंडर। जो सिंधी लैंग्वेज थी उसको 21st अमेंडमेंट से 1967 में ऐड किया गया। कोंकणी और मणिपुरी नेपाली को उसको 71 अमेंडमेंट 1992 से, और जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली है उसको 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। और जो ओरिया लैंग्वेज, ओरिया का नाम ओडिया कर दिया गया 96th अमेंडमेंट 2011 में। इसके बाद आता है 9th शेड्यूल, जिसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया। इसमें क्या था कि जो भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं ऐसे लॉ, उनको इस शेड्यूल में रखने के बाद उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन जब IR कोहिलो केस 2007 में हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस शेड्यूल के अंदर जो भी 24 अप्रैल 1973 ये दिन केशवानंद भारती जो जजमेंट था उसका डेट है 24 अप्रैल 1973। इसके बाद जो भी केस
फंडामेंटल राइट्स को करते हैं, वो चाहे 9 शेड्यूल में हो या नहीं हो, उनको जुडिशियल रिव्यू करवाया जा सकता है, बिकॉज ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट करते हैं। नेक्स्ट 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें ऐड किया गया, जो स्ट्रिक्ट फॉर्मुलेट करता है रूल्स डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए एमपीज और एमएलएज को, जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेंबरशिप को चेंज करते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में ऐड किया गया। 11th शेड्यूल जो है उसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में था पंचायत को लेकर, वो ऐड किया गया। इसमें 29 जो सब्जेक्ट्स हैं वो रखी गई। और जो लास्ट शेड्यूल और 12th शेड्यूल जो आर्टिकल 243W को लेकर है लिंक, जो 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जो म्यूनसिपलिटीज़, तो 73rd हुआ था पंचायत को लेकर, 74th हुआ आपका म्यूनसिपलिटीज़ को लेकर। इसमें 18 फंक्शनल मैटर्स या 18 सब्जेक्ट्स लगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में कि पंचायत वाला जो है 73rd अमेंडमेंट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको 29 मिलेंगी। 74th में आपको 18 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो ये सब्जेक्ट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कहाँ से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके सोर्सेज हमारे क्या क्या थे। तो सबसे पहले जो मेजर सोर्स था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने करीब 250 प्रोविजंस लिए हैं, जैसे कि फेडरल स्कीम हो गया आपकी, जो स्टेट गवर्नर का ऑफिस हो गया, जुडिशरी का जो सिस्टम है फेडरल कोर्ट से डिज़ाइन है वो हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है, इमरजेंसी के जो पावर्स हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप और रिट की जो पावर है, प्रेरोगेटिव रिट्स और बाइकैमलिज्म, ये सब फीचर हमने लिए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है या रिमूवल होता है, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के जो रिमूवल है वो भी इसमें इंक्लूड है। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी हमने यूएस से लिया, जो हमारे यहाँ पे अपर हाउस जो है राज्यसभा, उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है। राज्यसभा का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने DPSPs लिए। राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होता है वो हम नॉमिनेशन हमने लिया आयरिश से, और राज्यसभा की जो सीट्स थी या प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो तो हमने लिया आयरलैंड से, और प्रेसिडेंट का रिमूवल है वो हमने यूएस से लिया। कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर या रेजिडरी पावर जो थी वो हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके बाद ये मिसप्रिंट हो गया, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो भी हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। एडवाइजरी जुडिक्शन वहाँ से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, जॉइंट सीटिंग, जो बोथ हाउस की जॉइंट सीटिंग होती है, जब कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी नहीं हो पाती है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जॉइंट सीटिंग करवाता है, तो वो फीचर हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का, वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन कब कर सकते हैं इमरजेंसी टाइम, वो फीचर्स हमने जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। फिर है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की, जिसके आइडिया थे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रियम्बल में भी है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने रिपब्लिक वर्ड ऐड किया, और इसके साथ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी भी ऐड किया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या किया कि जो आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का 2/3 मेजोरिटी वाला, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये फीचर हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। तो ये हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या थे, कहाँ से उसके सोर्सेज हैं, और सारे जो आर्टिकल्स हैं उसका एक समराइज देखा। अभी हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ऐसे करके हमारे 2026 के जो प्रीलिम्स है, मेंस है, उसका एक कंप्लीट पॉलिटी का सिलेबस है वो कंप्लीट कर देंगे, तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट हाफ कवर हो गया है, और इंडिया की ज्योग्राफी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, राजस्थान की ज्योग्राफी भी इसमें स्टार्ट है। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर नाउ।